एक खौफे बेपनाह है आंखों के आर पार, तारीकियों में डूबता लम्हा है सामने। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में कई सारे मुद्दों को लेकर सर्वे चलते रहते हैं, जैसे 2024 में मोदी को पीएम के रूप में कितने लोग देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को कितने लोग देखना चाहते हैं। मोदी के कार्यकाल में देश का विकास हुआ या कांग्रेस के कार्यकाल में देश का विकास हुआ। हिंदी को अनिवार्य करना चाहिए या नहीं। तो इन्हीं सवालों में एक और सवाल जोड़ना चाहिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर हैं या चुनाव प्रचार मंत्री के रूप में बेहतर हैं। अगर इस सवाल पर सर्वे हो तो पता चलेगा दोस्तों कि जनता असल में उन्हें किस नज़र से देखती है। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी को जनता के मन की बात जानने की क्या ज़रूरत, वो तो अपने मन की बात करते ही रहते हैं। आज जब इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी उन्होंने मन की बात आज ही इस महीने की समाप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि अपने मन की बात करने के लिए सत्ता भी अपनी ही होनी चाहिए और इसीलिए हर चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वो खुद मैदान में उतरते हैं। और देखिए ना, अभी फिर से मोदी जी गुजरात पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने घर में जीतेंगे तभी तो बाकी देश में जीत हासिल कर सकेंगे। आप जानते ही हैं कि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। केंद्र की सत्ता से पहले गुजरात की सत्ता में दोनों यानी कि अमित शाह और मोदी जी का रसूख था, जो अब भी है और आगे भी बना रहे। इसीलिए बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल के आखिर तक गुजरात में चुनाव होंगे और पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार कोई भी चांस लेना नहीं चाहती है। पिछली बार आपको याद होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी को जोरदार टक्कर दी थी। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बदले उसे ऐसा जवाब मिलेगा। इसीलिए मोदी जी इस बार अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी को अब भी कड़ी चुनौती मिल रही है, कड़ी टक्कर मिल रही है। गुजरात के साथ साथ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में जुट गई है। कांग्रेस केवल चुनाव के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र जैसे मसलों पर भी बीजेपी को अच्छे से घेर रही है। आप जानते ही हैं कि इन तीनों ही मुद्दों पर बीजेपी बुरी तरह फेल साबित हुई है। न देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी से संभाली गई और न लोकतंत्र की रक्षा हो पाई, और इधर मस्जिदों मज़ारों पर हिंदुत्व की टेढ़ी निगाहें सामाजिक माहौल को बिगाड़ ही रही हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के राज में सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से इसी बात की पड़ताल करेंगे कि 8 सालों में मोदी राज में कैसे पिछड़ गया है हिंदुस्तान और कैसे कांग्रेस से है लोगों को उम्मीद, और किस तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की चल रही है तैयारी। लेकिन पहले बात करते हैं गुजरात में चुनावी मकसद पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 6 बार गुजरात की यात्रा कर चुके हैं। उनका पूरा फोकस इस समय गुजरात विधानसभा चुनाव पर है, जो इस साल के आखिर में होना है। अभी फिर मोदी जी अपने साथी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात दौरे पर गए। शनिवार को पीएम मोदी ने राजकोट जिले के अतकोट में पाटीदार समूह के अस्पताल का उद्घाटन किया। वैसे तो ये काम सीएम या बीजेपी का कोई बड़ा नेता कर सकता था, लेकिन मोदी जी पाटीदारों के बीच पहुंचे क्योंकि उन्हें इस बार 2017 वाली गलती नहीं दोहरानी है। आपको बता दूं कि 2017 के चुनाव में पाटीदारों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा था। यही वजह है कि पीएम मोदी अब पाटीदारों के गढ़ में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मोदी जी राजकोट गए, जो सौराष्ट्र में पड़ता है और सौराष्ट्र पाटीदारों का गढ़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा था। 2017 में यहां की कुल 54 सीटों पर कांग्रेस को 30 जबकि बीजेपी को 23 सीटें ही मिली थीं। इस बार के कार्यक्रम में खास बात ये रही कि पाटीदारों के इस आयोजन में पाटीदार समाज का बड़ा नाम नरेश पटेल को नहीं बुलाया गया। आपको बता दूं कि नरेश पटेल कभी भी कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं, इसीलिए बीजेपी ने उनसे दूरी बनाए रखी। उनके साथ खोडलधाम संस्थान लेउआ पटेल की कुलदेवी के मंदिर के अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया, जबकि पाटीदार समाज में दोनों का काफी रसूख है। बीजेपी ने खोडलधाम संस्थान के दूसरे बड़े पाटीदार नेता परेश गजेरा को कार्यक्रम में काफी महत्व दिया। तो जाहिर हो गया है कि परेश गजेरा के दम पर बीजेपी पाटीदारों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पाटीदार वोट बैंक के लिए उसी समाज के किसी बड़े नेता को अपने साथ जोड़ना बीजेपी के लिए जरूरी है। वैसे बीजेपी की नजरें हार्दिक पटेल पर भी हैं।
हार्दिक पटेल के नेतृत्व में ही गुजरात में 2015 में पाटीदार आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसमें 14 पाटीदार युवकों की मौत हो गई थी और गुजरात बीजेपी की सत्ता हिलने लगी थी। पाटीदारों को ओबीसी के तहत आरक्षण कोटे में शामिल करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पर दबाव बढ़ गया था। यही वजह रही कि 2017 में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब हार्दिक पटेल कांग्रेस से अलग हो चुके हैं तो बीजेपी उन्हें अपने साथ लेना चाहती है ताकि पाटीदारों को साधने में मदद मिले। वैसे सौराष्ट्र के 11 जिलों के अलावा सूरत में भी पाटीदारों का खास प्रभाव है। यह समुदाय खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 6 करोड़ की आबादी में पाटीदारों की संख्या 12 से 15% है। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से लगभग 70 सीटों पर इनका प्रभाव है, यानी इन सीटों पर जीत या हार किसी भी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय कर सकते हैं। गुजरात और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास इस वक्त पाटीदार समुदाय के 44 विधायक हैं और 6 सांसद हैं और राज्यसभा में भी 3 सांसद हैं। और अब मोदी जी की कोशिश है कि इनमें से अभी विधायकों की संख्या बढ़ा ली जाए, उसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, यानी 2024 की तैयारी की जाएगी। अगले लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए मोदी जी ने अभी से कोशिश शुरू कर दी है। 8 साल की उपलब्धियां गिनाना ऐसी ही एक कोशिश है और यही गुणगान मोदी जी ने गुजरात में किया भी है। आइए जरा देखते हैं इस रिपोर्ट को। गुजरात के अटकोट में 50 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के बाद मोदी जी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसे एक तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बातें मोदी जी ने की वो साफ तौर पर चुनाव में जीत के लिए प्रचार की तरह लग रही थीं। मोदी जी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आपको याद होगा कि अब से 8 साल पहले ही आपने मुझे गुजरात से विदा दी थी। मुझे गुजरात से गए हुए 8 साल हो गए, लेकिन आपका प्रेम मेरे लिए बढ़ता ही रहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार हैं, इस मिट्टी के संस्कार हैं। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो पीएम मोदी की इन बातों को सुनकर कौन कह सकता है दोस्तों कि भारत में लोगों को किसी बात की कोई तकलीफ है। अगर सरकार ने इतना ही विकास कर लिया है तो फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, खुशहाली या लोकतंत्र की वर्ल्ड रैंकिंग में हमें सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन हम तो हर साल नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे में 2 ही बातें हो सकती हैं दोस्तों, या तो मोदी जी लोगों को गलत बयान दे रहे हैं, यानी कि गलत बयानी हो रही है, या फिर ये वैश्विक आंकड़े ही, वैश्विक रैंकिंग ही झूठे हैं। वैसे मोदी जी को यह भी लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं होने दिया जिससे देश का या नागरिकों का सिर नीचे हो। उनके इस दावे पर यकीन करें तो फिर दुनिया के मीडिया में चली उन खबरों को झूठा कहना पड़ेगा जिसमें भारत में लोकतंत्र पर बढ़ते पहरे या अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता जताई गई है। कोरोना काल में भी जनता की सेवा का दावा मोदी जी ने अपने भाषण में किया। हालांकि इस बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें और तस्वीरें छप चुकी हैं कि कैसे गंगा किनारे लाशें जो हैं वो बिछी हुई दिखाई दी और कैसे
अस्पतालों की कमियां उजागर हुई, ये सब हमने देखा है। मोदी जी ने गुजरात जाकर सरदार पटेल और गांधी के बहाने जनता को साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें याद दिलाना होगा कि सरदार पटेल आरएसएस के सख्त खिलाफ थे। उन पर प्रतिबंध लगाया गया था और सरदार पटेल ने लगाया था, और बापू तो जैसा भारत चाहते थे, अभी भारत की तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। अगर इस वक्त बापू होते और उनके सामने मस्जिदों के सर्वे और खुदाई की साजिशें होती रहती तो वो अनशन पर शायद बैठ जाते, हिंदुओं और मुसलमानों से अपील करते कि एक साथ प्यार से रहें। क्या मोदी जी ऐसी कोई अपील करते दिख रहे हैं? जवाब बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की तमाम कोशिशों से आंख फेर रहे हैं, ताकि न किसी को रोके न टोके और अल्पसंख्यकों को डराने का काम जारी रहे। 8 सालों में बीजेपी की उपलब्धियों पर मोदी जी भले गुणगान करें, लेकिन राहुल गांधी ने अच्छे से इसकी पोल खोली है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत ऐसा देश नहीं बन सकता जिसे बोलने की अनुमति नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते। आपके पास ऐसा देश नहीं हो सकता जिसे बोलने की अनुमति नहीं है। इसके बाद 27 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्हें एक संस्था निर्माता बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत किया और अफसोस जताया कि भाजपा ने संस्थानों को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत को अब पहले से कहीं ज्यादा भारत छोड़ो की जरूरत है। आपको बता दूं कि गांधी जयंती पर कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आईआईटी, आईआईएम, एलआईसी, आईटीआई, भेल, एनआईडी, बीएसआरसी, एम्स, इसरो, सेल, ओएनजीसी, डीआरडीओ, नेहरू जी एक संस्था निर्माता थे जिन्होंने हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत किया। 8 वर्षों में भाजपा ने संस्थानों को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। भारत को अब पहले से कहीं ज्यादा भारत छोड़ो की जरूरत है। इसके अलावा कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 सालों पर एक बुकलेट भी जारी की, जिसका नाम दिया 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। इस बुकलेट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पूछा कि कैसे अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन सिर्फ उनके आए हैं जिन्होंने मोदी सरकार में बैंक में 5,35,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। पुस्तिका में सरकार पर आंकड़ों के साथ तीखा हमला करते हुए कहा गया है कि भाजपा सरकार ने 8 साल में महंगाई से लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। 8 साल में इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाकर कमाए हैं और एक्साइज ड्यूटी 110% बढ़ाई है, जबकि गैस पर सब्सिडी खत्म की गई है, जिससे 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर आज 1000 पर पहुंच गया है। नोटबंदी, किसानों पर हमला, जीएसटी, लॉकडाउन, चीन की घुसपैठ, बेरोजगारी, जासूसी के लिए पैगासस, महिलाओं पर अत्याचार, ऐसे तमाम मुद्दों को बीजेपी की बड़ी असफलता बताते हुए कांग्रेस ने उसकी पोल खोली है। तो कांग्रेस ने जो आंकड़े पेश किए हैं उन्हें असल में देश का आम आदमी रोज भुगत रहा है। इस सच का सामना रोज कर रहा है कि कैसे मोदी राज के 8 सालों में उसका जीवन स्तर नीचे आ गया है। पहले पढ़ने लिखने, खाने पीने, मन के कपड़े पहनने और लिखने, घोलने, बोलने सबकी कितनी आज़ादी थी। अब मोदी सरकार जब आज़ादी का अमृत वर्ष यानी अमृत महोत्सव मना रही है, तब इन सारी बातों पर कितनी पाबंदियां लग चुकी हैं, आप सब देख ही रहे हैं। अब लोगों की जिंदगी पर हिंदुत्व के ठेकेदारों की निगाहें हैं कि कब कौन क्या कह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, और इस सब पहरेदारी पर सरकार भी चुप लगाकर बैठी हुई है। इसलिए धर्म के नाम पर गुंडागर्दी और नफरत के मसले बढ़ते जा रहे हैं। अभी जिस तरह ज्ञानवापी का मसला उठाया गया, वो इस बात का सबूत है कि देश की शांति को भंग करने की कोशिशें चल रही हैं, और ये कोशिश अब सारे देश में फैलती दिख रही है। यहां तक कि अजमेर शरीफ पर भी कट्टरता के साए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार की नाक के नीचे लगातार पुरानी इमारतों और मस्जिदों को मंदिर बताने का दौर चल पड़ा है, और अब ये नफरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ तक भी पहुंच गई है। 26 मई यानी मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ पर ही महाराणा प्रताप सेना नाम के एक हिंदुत्ववादी संगठन ने राजस्थान सरकार को एक खत लिखा है, और खत में दावा किया गया है कि दरगाह अजमेर शरीफ पुराना हिंदू मंदिर है और वहां की दीवारों और खिड़कियों में स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने मांग की है कि दरगाह में सर्वे करवाया जाए। उनका दावा है कि यहां पुख्ता सबूत प्राप्त होंगे जिससे साबित होगा कि ये हिंदू मंदिर है।
अपनी बात रखने के लिए महाराणा प्रताप सेना ने जो तस्वीर जारी की है उसमें एक दीवार की जाली में बनी आकृति को स्वस्तिक बताया गया है। लेकिन एक वेबसाइट न्यूज क्लिक से बात करते हुए राजवर्धन ने खुद मान लिया कि वो तस्वीर दरगाह अजमेर शरीफ की है ही नहीं। राजवर्धन ने कहा, ये तस्वीर 2.5 दिन का झोपड़ा की है, मगर हमने सुना है कि ऐसी ही दीवारें अजमेर शरीफ में भी हैं। आपको बता दूं कि अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। महाराणा प्रताप सेना केवल अनुमान के आधार पर अजमेर शरीफ पर मंदिर होने का दावा कर रही है। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। 8 साल पहले यानी 2014 में महाराणा प्रताप सेना का गठन राजवर्धन ने किया था। इस संगठन ने 9 मई को कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा पढ़ी थी। राजवर्धन ने कहा, देश का हिंदू 8 साल पहले जागा है। हम हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। हमने अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग, शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग, जामा मस्जिद का नाम महादेव मंदिर, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा है। तो जाहिर है कि जब से देश में मोदी राज आया है तब से ऐसे हिंदुत्ववादी संगठनों का जोर बढ़ गया है और वो खुलकर देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। तो चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती अजमेर शरीफ पर मंदिर होने के दावे को षड्यंत्र मानते हैं। उनका कहना है कि ये कोई भूल से उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत है जिससे कोई मसला बने और देश को नुकसान हो। यही बात तो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी कही है। बल्कि देश के मौजूदा हालात पर तो मदनी साहब के आंसू भी निकल आए और उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा कि जो घर को कर गए खाली वो मेहमान याद आते हैं। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर अब हिंदू धर्म के ठेकेदार दावा ठोकने लगे हैं। इसके अलावा देश के कई और राज्यों में मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर मंदिर होने का दावा किया जाने लगा है। देश का माहौल बिगड़ रहा है, जिस पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा है कि देश में आज हालात मुश्किल हैं। उन्होंने कहा है कि देश में अखंड भारत की बात तो होती है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमानों को अपनी ही बस्ती में चलना तक मुश्किल हो गया है। देश में नफरत के पुजारी बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी एक्शन प्लान पर नहीं चलेंगे। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इस समय भी मायूसी की जरूरत नहीं है। हम जुर्म सह लेंगे, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन देश से नहीं। इस बात को हर किसी को समझने की जरूरत है। मौलाना ने कहा कि वे लोग मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो विवाद पैदा करते हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मौलाना मदनी की ये बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी एक सच्चे देशभक्त की होनी चाहिए कि देश पर कोई आंच नहीं आने देना है। लेकिन नफरत के इस माहौल पर सरकार की चुप्पी से दुखी मौलाना मदनी ने कहा है कि मुल्क के हालात और उस पर सरकारों की खामोशी अफसोसनाक है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। अब स्थिति बदलना या न बदलना तो दोस्तों मोदी जी पर निर्भर है, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर मोदी जी चाहें तो अपने बहुमत की शक्ति से देश के हालात सुधार दें, या फिर इसी बहुमत के घमंड में हिंदुत्व के ठेकेदारों की मनमानी चलने दें। वैसे अभी तो मोदी जी का पूरा ध्यान चुनाव पर है, और जब तक चुनाव है तब तक केवल प्रचार में ही उनका ध्यान रहेगा। 8 सालों की मोदी सरकार की ये भी एक उपलब्धि है कि देश एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहा है जो हर चुनाव में जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं और देश की जरूरी मसले हल होने के इंतजार में पड़े रहते हैं। लेकिन चुनावी दांव पेच के बीच देश का विपक्ष और देश के आवाम ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी कर ली है। खैर, शायर फरहत एहसास ने ठीक ही फरमाया है कि हमारा जिंदा रहना और मरना एक जैसा है। हमारा जिंदा रहना और मरना एक जैसा है। हम अपने यौम पैदाइश को भी बरसी समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।